हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है भोली। दोस्तों, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और निश्चित रूप से इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आज की इस वीडियो की बेस पर आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद जरूर करने हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस समरी को और सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं समरी इस चैप्टर की, जैसे कि ये रही। भोली इज़ ए मोटिवेशनल स्टोरी रिटन बाय के ए अब्बास। अब भोली जो है एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे लिखा है के ए अब्बास ने। ठीक है, तो इसके राइटर का नाम है के ए अब्बास। कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। This story is about a girl named Sulekha who is a neglected member of her family, but at the end of the story she comes out to be a confident and a bold girl। और ये कहानी जो है एक लड़की जिसका नाम सुलेखा है, जिसे सामान्यतः भोली के नाम से पुकारा जाता है, उसकी कहानी है। और इस लड़की को यानी भोली को परिवार के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उसकी उपेक्षा की जाती है घर के अंदर। और यही बच्ची, यही जो लड़की है, यही जो भोली है, इस कहानी के अंत में एक साहसी और एक आत्मविश्वासी लड़की के रूप में उभर कर सामने आती है। इन दिस स्टोरी देर इज़ अ गर्ल नेम्ड सुलेखा हु इज़ सिंपली कॉल्ड भोली। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है सुलेखा। ओरिजिनल नाम है इसका सुलेखा, लेकिन उसे भोली के नाम से पुकारा जाता है। सी इज़ अगली, बेचारी दिखने में काफ़ी भद्दी है। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। जब 2 साल की थी बेचारी, उस वक्त इसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। एंड स्टेमर्स बैडली, और बुरी तरीके से हकलाती भी है, यानी बोलने में भी काफ़ी हकलाती है। स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 years। और इसने बोलना भी कब सीखा, 5 साल की हो गई तब इसने बोलना सीखा, यानी कहने का मतलब काफ़ी लेट सीखा इसने बोलना। ठीक है। सी इज़ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की सबसे छोटी बेटी है। द नंबरदार ऑफ द विलेज। और रामलाल कौन है, रामलाल है गाँव का नंबरदार। ठीक है, ये पोस्ट है उसकी। सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग्स। और ये जो भोली जो है, जिसका ओरिजिनल नेम सुलेखा है, ये अपने भाई बहनों से एकदम अलग है, भिन्न है। 3 sisters राधा मंगला चंपा एंड 3 brothers। अब हम ये क्वेश्चन भी बनता है कि रामलाल के कितने बच्चे थे, तो रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, जिसमें 4 तो बेटियां थी और 3 बेटे थे। और 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी, वो थी भोली, जिसका ओरिजिनल नेम था सुलेखा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, हालांकि मैंने इनको डार्क किया हुआ है, तो ये भी आप देख लेना। अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कई क्वेश्चन हो गए, जैसे चैप्टर का राइटर कौन है, के ए अब्बास। भोली का ओरिजिनल नेम क्या है, सुलेखा। भोली कितने साल की थी जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था, 2 साल की। भोली ने बोलना कब सीखा, 5 साल की उम्र में। भोली के पिता का नाम क्या था, रामलाल। रामलाल गाँव में किस पोस्ट पर था, नंबरदार की पोस्ट पर। रामलाल के कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। कितनी बेटियाँ थी, 4 बेटी थी। कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। भोली कौन थी, भोली सबसे छोटी बेटी थी। बेटियों का नाम क्या थे, राधा मंगला चंपा। ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी डज नॉट गेट प्रॉपर केयर इन हर फैमिली। अब बेचारी जो भोली थी, उसका परिवार में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता था। द ओपनिंग ऑफ ए प्राइमरी स्कूल एक्ट्स एज ए टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। अब उनके गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो इस स्कूल ने उसके जीवन में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। हर फादर इज एडवाइज और सजेस्टेड बाय द तहसीलदार टू सेंड भोली टू स्कूल। अब उसके पिताजी यानी रामलाल को तहसीलदार जी के द्वारा सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि आप अपनी बच्ची को आप अपनी बेटियों का एडमिशन इस सरकारी स्कूल में करवाएं, क्योंकि गांव में एक सरकारी कर्मचारी आप ही हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बेटियों का एडमिशन इस स्कूल में करवाएं। तो इस तरीके से वो जो है एक तरह से आदेशित करता है रामलाल को। हर मदर रेसिस्ट बट भोली इज सेंट टू स्कूल। अब जब बेचारा रामलाल घर पे जाके अपनी पत्नी को कहता है कि तहसीलदार जी ने मुझे ऐसा कहा है कि आप अपनी बेटियों का एडमिशन स्कूल में करवाएं, तो उसकी पत्नी पहले तो मना करती है, क्योंकि वहाँ पर रिवाज नहीं था बेटियों को पढ़ाने का। तो पहले तो मना करती है कि भी हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर हमारी बच्चों की शादी नहीं होगी। लेकिन बाद में इस बात पर सहमति होती है कि हमारी जो भोली है, सुलेखा जो है, वो दिखने में भी बद्दी है, उसके रिश्ते होने के भी चांसेस बहुत कम है। तो ऐसा करते हैं, उसे स्कूल भेज देते हैं और इस बात पर सहमति बनती है और अगले दिन उसे स्कूल भेजा जाता है। सी रिसीव्स अ क्लीन ड्रेस टू वियर। अब बेचारी भोली जो है, जब दूसरे दिन उसे स्कूल भेजा जाता है तो एकदम साफ सुथरे कपड़ों से पहनाए जाते हैं। सी थिंक्स स्कूल टू बी अ बेटर प्लेस देन हर होम। अब बेचारी जब वो
उसे सही से साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, नहलाया धुलाया जाता है, बालों में कंघी की जाती है, तेल लगाया जाता है। तो वो सोचती कि हो ना हो ये जो, हालांकि भोली ने पहले कभी स्कूल के बारे में ना तो सुना था ना स्कूल देखा था, लेकिन जब उसको नहलाया धुलाया जाता है, साफ़ कपड़े पहनाए जाते हैं, तो मन ही मन ये सोचती है कि जहाँ भी वो जा रही है वो कम से कम घर से तो बेहतर है, यानी मन में उसके ये ख्याल आता है। भोलीज टीचर बिकम ए ट्रू मेंटर फॉर हर। अब आगे बताया गया कि भोली की जो टीचर थी, जो मैडम थी, वो उसके जीवन में एक सही मार्गदर्शिका के रूप में साबित होती हैं। सी कॉल्स भोली बाय हर रियल नेम। वो भोली को क्या करती हैं, उसके वास्तविक नाम से पुकारती हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। सी मेक्स हर कॉन्फिडेंट। वो भोली में आत्मविश्वास जगाती है। नाउ भोली कैन स्पीक वेल विदाउट मच स्टैमरिंग। अब भोली जो है, यानी इतना अच्छा व्यवहार जब उसकी टीचर उसके साथ करती है, उसे अच्छी तरीके से गाइड करती है, तो भोली जो है अब बोलने लग जाती है बिना स्टैमरिंग के। यानी अब वो जब बोलती है तो उसको वो स्टैमरिंग नहीं करती, हकलाती नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ क्या होता है, सी बिकम्स अ यंग एंड एजुकेटेड वुमेन। और धीरे धीरे वो बड़ी होती है, जवान होती है, और हालांकि उसने पढ़ाई की थी तो वो एक एजुकेटेड वुमेन के रूप में उभर कर सामने आती है। ड्यू टू हर अगली लुक्स, अब बेचारी वैसे दिखने में भद्दी थी क्योंकि बचपन में उसे चेचक के दाग हो गए थे, तो चेचक के कारण उसका चेहरा जो था वो भद्दा हो गया था। हर फादर एक्सेप्ट्स द मैरिज प्रपोजल ऑफ अ 15 ईयर्स ओल्ड मैन बिसम्बर। अब उसके पिताजी को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी क्योंकि बेचारी दिखने में वो बद्दी थी, तो उसकी चिंता रहती थी कि इसकी शादी नहीं होगी, तो शादी को लेकर हमेशा उसके पिताजी चिंतित रहते थे। अब उसके भद्दे होने के कारण ही उसका रिश्ता जो है 50 साल की बिसम्बर नाम के एक व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। भोली ऑल्सो एग्रीज विद हर पेरेंट डिसीजन। अब भोली जो थी वो भी अपनी माता पिता की एक आज्ञाकारी बेटी थी, तो वो अपने माता पिता के इस डिसीजन को खुशी खुशी मान लेती है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। The groom comes with great pomp and show for wedding, but when he comes to know about the Bholi's pockmarks, he demands dowry of 5,000 rupees. अब वो जो दूल्हा था वो भी बड़े तड़े गाजे बाजे के साथ, बारात के साथ वो आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भोली के चेहरे पर चेचक के दाग हैं, तो वो क्या करता है, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और वो दहेज के रूप में 5,000 रुपये की डिमांड करता है। रामलाल somehow arranges for the money, but Bholi rebels against all this and refuses to marry an unequal match. अब रामलाल पहले तो बेचारा काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी जो है इज्जत को समाज के सामने मत उछालो, लेकिन जब वो मानता नहीं है तो फिर जैसे तैसे वो अरेंज करता है 5,000 रुपये का बंदोबस्त करता है और उसे ला कर देता है। लेकिन तभी क्या करती है, भोली मना कर देती है शादी के लिए। वो कहती है कि मैं अभी इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। सी रिजोल्यूट्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सर्विंग हर पेरेंट्स एंड टीचिंग इन द स्कूल। और वो संकल्प लेती है कि वो अपने बाकी का जीवन जो है अपने माता पिता की सेवा में गुजार देगी और इसी स्कूल में, जिस स्कूल में खुद उसने पढ़ाई की उसी स्कूल में वो पढ़ाने का काम करेगी। इन दिस वे, इस प्रकार से सी अपीयर्स टू बी अ मास्टरपीस इन द एंड ऑफ द स्टोरी। इस प्रकार इस कहानी के लास्ट में एक तरह से वो मास्टरपीस के रूप में उभर कर सामने आई है, एक अच्छा उसने उदाहरण पेश किया है। थस इस प्रकार दिस स्टोरी गिव्स अ ग्रेट मैसेज दैट एविल्स लाइक द सोशल बैरियर्स, unequal human rights, dowry system etc. can be overcome by educating the people। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें ये मैसेज मिलता है, ये संदेश मिलता है कि जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो सामाजिक बंधन हो, असमान मानव अधिकार हो, दहेज प्रथा हो, ये जितनी भी बुराइयां हैं, इन पर विजय पाई जा सकती है। और कब पाई जा सकती है, जब लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा, लोगों को शिक्षित किया जाएगा, यानी लोगों को एजुकेट करके ही हम इन बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर था और चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी मैंने आज के इस समरी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, उन्हें मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, हालांकि मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी 10 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इन 10 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अक्सर करैक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि सभी 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, वाई इज़ भोली फादर वरीड अबाउट हर, यानी भोली के पिताजी हमेशा उसके बारे में चिंतित क्यों रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली आर गुड लुकिंग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और सभी एकदम अच्छे दिखने वाले थे, स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, मजबूत थे, भोली को छोड़कर। हैंस इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड सूटेबल गुड मैचेस फॉर देम। अब सभी सुंदर थे, अच्छे दिखने में सभी अच्छे थे, तो उनके लिए रिश्ता ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, भोली हैज़ नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब भोली जो थी वो ना तो बेचारी दिखने में अच्छी थी, ना ही इतनी वो बुद्धिमान थी। सो हर फादर इज़ वरीड अबाउट हर, इसलिए उसके पिताजी हमेशा उसको लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। वही सोचते थे कि भोली की कुरूपता के कारण, भोली के भद्देपन के कारण, उसकी
कम बुद्धि के कारण उसका रिश्ता जो है नहीं हो पाएगा और वो हमेशा ज़िंदगी भर कुंवारी रहेगी। तो ये बात सोचकर हमेशा उसके पिताजी भोली के बारे में चिंतित रहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। अब भोली के माता पिता जो हैं बिशंबर की शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही इज़ अ वेल्दी ग्रोसर। अब वो इस रिश्ते को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि जो बिशंबर था वो एक धनी पसारी था, एक वेल्दी ग्रोसर था, धनी पसारी था वो। ही डजंट डिमांड डाउरी, और उसने दहेज की भी कोई मांग नहीं की थी। दे फियर, वे डरते थे दैट बीइंग अगली एंड विटलेस नो वन एल्स विल मैरी हर, क्योंकि उन्हें डर था कि भोली जो है दिखने में भी काफ़ी भद्दी है और उसमें बुद्धि की भी कमी है, इसलिए उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। और जो बिशंबर था उसने किसी तरह की डाउरी की डिमांड नहीं की थी, किसी तरह की दहेज की भी डिमांड नहीं की थी, और वो राजी राजी रिश्ते के लिए वो सहमत हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि ये रिश्ता अच्छा है, इसलिए वो इस रिश्ते को इस प्रपोजल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज भोली ग्लेड एंड वट डिड सी होप। भोली खुश क्यों थी और उसने क्या उम्मीद की? तो आंसर हो जाएगा, सी वॉज ग्लेड टू रिसीव एफेक्शनेट ट्रीटमेंट एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स फॉर हर टीचर। वो खुश इसलिए थी क्योंकि जब वो स्कूल गई तो उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा किया गया। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया, उसे प्रेरित किया गया पढ़ने के लिए, है ना। सी होप दैट वन डे, और उसने ये उम्मीद की कि एक दिन शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमर, क्योंकि जब उसे प्रोत्साहित करती है, इंस्पायर करती है उसकी मैडम, तो उसे उम्मीद जगती है उसके अंदर कि एक दिन वो भी बिना किसी हकलाहट के, बिना हकलाते हुए वो बोल पाएगी, यानी बिना किसी हकलाहट के, बिना स्टैमरिंग करते हुए वो बोल पाएगी। ये उम्मीद उसके अंदर, उसके मन में, दिल में जगती है। ठीक है, तो ये उसकी होप थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वॉट डिड द टीचर गिव भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। अब जो टीचर थी, उसकी मैडम थी, पहले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे क्या देती है? तो आंसर हो जाएगा, द टीचर गेव हर ए बुक। टीचर ने उसे एक किताब दी थी। इट वॉज फुल ऑफ नाइस कलर्ड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, और ये किताब थी क्या थी? जानवरों की तस्वीरें थी उस किताब के अंदर। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के नीचे काले अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टीचर टेल भोली आफ्टर गिविंग हर द फर्स्ट बुक। अब पहली किताब देने के बाद में टीचर ने उसे क्या कहा, क्या बताया? तो आंसर हो जाएगा, द टीचर टोल्ड हर दैट शी वुड बी एबल टू रीड द बुक इन 1 month, देन शी वुड गिव हर अ बिगर बुक। अब टीचर उसे कहती है कि तुम जब इस किताब को पढ़ लोगी 1 महीने के अंदर, तो बाद में तुम्हें इससे बड़ी किताब और दूंगी। तो ये बात उसे वो टीचर जो है, उसकी मैडम जो है, भोली को कहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट मेड रामलाल वेरी हैप्पी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अब शादी के अवसर पर रामलाल खुश क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा, रामलाल वॉज वेरी हैप्पी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज बिकॉज ही सॉ बिशंबर ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स। जब वो बिशंबर को एकदम सजे हुए घोड़े के ऊपर देखता है, ही वॉज ओवरजॉयड, तो वो काफ़ी आनंदित हो जाता है। टू सी द पॉम्प एंड स्प्लेंडर दैट मेड हिम वेरी हैप्पी, यानी इस तड़क भड़क को देखकर, शान शौकत को देखकर वो काफ़ी खुश होता है, और यही बात उसे काफ़ी खुश करती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज। अब भोली रिश्ते को रिजेक्ट क्यों, शादी को रिजेक्ट क्यों कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भोली रिजेक्टेड द मैरिज बिकॉज शी फाउंड हर वुड बी हस्बैंड अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल पर्सन। भोली इस रिश्ते से इनकार कर देती है, शादी को रिजेक्ट कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वो पाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो एकदम नीच किस्म का, लालची किस्म का और बहुत ही घृणास्पद व्यक्ति है। He demanded a dowry of 5,000 on seeing pock marks on Bholi's face and on knowing about her ugliness। क्योंकि वो जो बिशंबर जो था, वो जब उसे देखता है भोली को, तो उसके चेहरे पर चेचक की दाग देखती है, वो क्या करता है, 5,000 रुपये की डिमांड करता है, वो दहेज की मांग करता है। जब उसे पता चलता है कि भोली दिखने में काफ़ी भद्दी है, भोली के चेहरे पर चेचक की दाग है, तो इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाकर वो दहेज के रूप में 5,000 रुपये की मांग करता है। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट द बिशंबर्स फीट एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ह्यूमिलिएट हिम एंड टेक 2,000 रुपीज़। अब रामलाल भी उससे काफ़ी दयायाचना करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके चरणों में अपनी पगड़ी रख देता है और उससे प्रार्थना करता है कि मुझे बेइज्जत मत करो, 2,000 रुपये ले लो, यानी 2,000 रुपये का प्रस्ताव वो रखता है। बट बिशंबर वॉज एडमेंट, लेकिन बिशंबर जो था वो अपने फैसले पर अडिग था। एंड थ्रेटन्ड रामलाल दैट ही वुड गो अवे विदाउट मैरिंग भोली, और वो रामलाल को धमकी देता है कि अगर उसने 5,000 रुपये नहीं दिए तो वो बिना शादी करे यहाँ से लौट जाएगा। सो भोली रिजेक्टेड द मैरिज। इसलिए बाद में भोली पहले तो वो नाटक करता है, बाद में जब वो 5,000 रुपये उसे दे देता है, तो बाद में जब भोली ये देखती है कि जो उसका पति है, होने वाला पति, वो काफ़ी लालची किस्म का है, तो इस कारण भोली उस शादी से इनकार कर देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज सुलेखा कॉल्ड भोली। अब सुलेखा यानी भोली का ओरिजिनल नेम था सुलेखा, तो उसे भोली क्यों कहा जाता था, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन सुलेखा वॉज 10 months ओल्ड। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जब वो 10 महीने की
थी तब वो चारपाई से गिर गई थी, है ना। तो एग्जाम में हो सकता है छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हेन सुलेखा वाज 10 months old शी फेल फ्रॉम ए कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, यानी ब्रेन। जब सुलेखा 10 महीने की थी तो वो क्या करती है, वो चारपाई से गिर जाती है और चारपाई से गिरने के कारण उसके सर पर चोट लगती है और शायद यही कारण था कि उसके दिमाग का कोई हिस्सा जो था वो डैमेज हो गया था। दैट्स वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और इसी कारण वो एक तरह से पिछड़े बालक के रूप में रही। कंसिक्वेंटली, नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप, इट अफेक्टेड हर इंटेलिजेंस एंड स्पीच। अब यानी ये प्रभाव उसके दिमाग पर भी पड़ा, उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसके दिमाग पर, उसकी बोलने की शक्ति पर, यानी सब कुछ, हर चीज़ को इस चीज़ ने प्रभावित किया। वैन सी स्पोक, जब वो बोली, सी स्टेमर्ड, क्योंकि जब उसने बोलना शुरू किया तो वो अकला कर बोलती थी, यानी ये चीज़ भी एक तरह से जब वो चारपाई से गिरी थी इस कारण उसके दिमाग पे ऐसा प्रहार हुआ, कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा जो कोई पार्ट ऐसा डैमेज हो गया जिसके कारण उसे बोलने में भी क्या हुई, दिक्कत महसूस हुई और वो हकलाने लगी। चिल्ड्रन लाफ्ड एट हर, और जब भी वो बोलती तो बच्चे जो है उसके ऊपर हंसते। सी ऑफन रिमेन साइलेंट, अब जब बच्चे उस पर हंसते इसलिए वो हमेशा शांत रहती, यानी कम बोलती थी वो। सी वाज सिंपल एंड सोबर, बेचारी साधारण एकदम सौम्य स्वभाव की थी। सी वाज ए स्लो लर्नर, दिमाग भी उसका कम काम करता था, इसलिए उसे वो सीखने की गति जो थी वो भी उसकी काफ़ी धीमी थी। सी वाज सिंपलीटन, एक तरह से मूर्ख के समान ही थी, एक तरह से बुद्धू थी वो। ड्यू टू हर सिंपल नेचर पीपल बिगिन टू कॉल हर भोली इंस्टेड ऑफ सुलेखा, और इतना साधारण व्यवहार होने के कारण, एकदम सिंपल व्यवहार होने के कारण लोग जो उसे सुलेखा की जगह उसको भोली कहकर पुकारते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ बिशंबर नाथ, यानी बिशंबर नाथ का करेक्टर लिखिए, चरित्र चित्रण कीजिए। तो बिशंबर नाथ हैड ए बिग शॉप, अ हाउस एंड ए गुड अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बैंक। बिशंबर नाथ जो था उसके पास एक अच्छी दुकान थी, अच्छा पसारी था, वेल्दी ग्रोसर था वो, खुद का घर था, बैंक में अच्छा खासा पैसा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड विडोवर एंड विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, एक मध्य आयु का वो विधुर, यानी उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उसके बच्चे भी थे, वो भी बड़े बड़े थे। ही सेंट ए मैरिज प्रपोजल फॉर भोली, और वो भोली के लिए क्या शादी का प्रस्ताव भेजता है। ही डिड नॉट नो दैट सी वॉज अगली एंड लैक्ड सेंस, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता होता कि भोली जो है वो दिखने में काफ़ी बदसूरत है और थोड़ी सी उसमें जो है सेंस की भी कमी है। ही डिमांडेड नो डाउरी, इसलिए वो किसी भी दहेज की डिमांड नहीं करता है, यानी पहले वो किसी भी तरह की दहेज की डिमांड नहीं करता है। वैन ही सो भोली, लेकिन जब वो भोली को देखता है, ही डिमांडेड 5000 रुपीज़, लेकिन जब वो भोली को देखता है और उसे पता चलता है कि भोली के चेहरे पर चित्र के दाग हैं, बद्दी है वो दिखने में, तो फिर वो 5000 रुपये की डिमांड करता है। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी हिम, और इस कारण भोली जो है उस शादी से इनकार कर देती है। ही वॉज मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कवर्ड, अब वो जो बिशंबर नाथ था वो एक तरह से नीच किस्म का आदमी था, लालची किस्म का व्यक्ति था और एक घृणास्पद कायर व्यक्ति था वो। तो ये बातें उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रामलाल। तो रामलाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करेक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो आप भोली का, रामलाल का और बिशंबर नाथ का तीनों करेक्टर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। रामलाल वॉज ए कंजर्वेटिव पर्सन, रामलाल जो था वो रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति था। ही थॉट दैट इट वॉज बैड टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल, और उसका ऐसा विचार था कि बच्चों को स्कूल भेजना जो अच्छा नहीं है, यानी लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ था वो। बट ही सेंट हिज सन्स टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, लेकिन बेटों को उसने पहले शहर के स्कूल में भेजा, बाद में कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया। दो यद्यपि ही वॉज वरीड अबाउट भोली, हालांकि वो भोली के बारे में हमेशा चिंतित था। ही टुक गुड केयर ऑफ हिज अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तो वो काफ़ी केयर करता था। बट नेग्लेक्टेड भोली एज सी लैक्स गुड लुक्स एंड इंटेलिजेंस, लेकिन भोली की हमेशा उपेक्षा की जाती थी, क्योंकि बेचारी भोली जो थी वो ना तो दिखने में अच्छी थी, ना इतनी बुद्धिमान थी, वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी। इन शॉर्ट, संक्षेप में हम कह सकते हैं, हिज करेक्टर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एन एजुकेटेड एंड सिविलाइज सोसाइटी, एज ही केयर्स मोर फॉर हिज सो कॉल्ड इज्जत दैन हिज अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। अब कुल मिलाकर अगर संक्षेप में हम बात की जाए रामलाल के करेक्टर के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एजुकेटेड और सिविलाइज सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल करेक्टर नहीं है, यानी उसे मतलब ऐसे व्यक्ति को जो समाज के अंदर स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसे बस हमेशा अपनी इज्जत की लगी रहती है, लेकिन वो अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, यानी भोली के बारे में वो बिल्कुल सोचता नहीं है, उसे बस अपनी इज्जत की लगी रहती है। तो इस तरीके से उसे अनएक्सेप्टेबल पर्सन के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये सभी 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.